हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। कब बोलेंगे हम एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट है? इफ इट हैज लिमिट, अगर उसके पास कोई लिमिट हो। जैसा कि पहला पॉइंट अगर हम देख पाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इसको हम कब बोलेंगे कि ये कन्वर्ज कर रही है? जब इसके पास एक यूनिक हमारे पास फाइनाइट वैल्यू वाली लिमिट होगी। ठीक है, ओके। फाइनाइट वैल्यू हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लिमिट जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज तभी करेगी जब उसकी एक फाइनाइट लिमिट होगी। या फिर दूसरी तरह से हम इसे बोल सकते हैं कि an माइनस एल जो है वो लेस देन डेल्टा हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। पिछली क्लास में हम पढ़ते हुए आए हैं कि एक पॉइंट m हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके बाद सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इस नेबरहुड में लाए करें। इसीलिए हमने ये वाली डेफिनेशन भी यहाँ पे मेंशन की है। ओके, सो कन्वर्ज कब करेगी? जब उसकी क्या होगी? फाइनाइट लिमिट होगी। सो अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी, यानी उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। देन इट हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट पॉइंट भी वही होगा और यूनिक होगा, एक ही होगा। एंड द लिमिट पॉइंट इज द लिमिट इटसेल्फ। जो भी लिमिट होगी वही हमारा लिमिट पॉइंट भी होगा। कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं है कि अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वही हमारी लिमिट भी बनेगी। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। So if a sequence has unique limit point, then it may or may not be convergent. तो जरूरी नहीं है कि वो convergent हो। ठीक है, convergent का क्या मतलब है? यहाँ पे मैंने in short जो है वो लिखा हुआ है। convergent का क्या मतलब है? unique limit point, limit exist and bounded sequence। अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो पक्का से वो कैसी सीक्वेंस होगी? बाउंडेड सीक्वेंस होगी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसे देखते हैं। 1 2 1 3 1 4 1 5 इस तरह से जो है हमारे पास सीक्वेंस चल रही है। लिमिट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है? 1 दिख रहा है, क्योंकि 1 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स जो है रिपीट होगा, तो लिमिट पॉइंट तो हमें दिख गया 1 है, जो कि यूनिक है। लेकिन फिर भी ये देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। ये जो पॉइंट था ना, इसी को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर रहे हैं कि इट्स नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जिसके बाद सारी की सारी वैल्यूज जो है वो 1 के नेबरहुड में लाए करें। ठीक है, वैल्यूज जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए ये जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं मानी जाएगी, और लिमिट क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड। अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कोई बोल रहा है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर हमने प्रूव कर दिया तो पक्का से वो सीक्वेंस क्या होगी? बाउंडेड होगी। मोस्टली आज की क्लास जो है वो रिजल्ट्स बेस्ड है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा समझाने वाला नहीं है। ठीक है, सो ये बस हमें समझते जाना है। तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो वो बाउंडेड होगी। ऐसा कन्वर्सली ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं होगा ऐसा कि बाउंडेड है तो कन्वर्ज भी करेगी। ठीक है, कन्वर्जेंट है तो हम बोलेंगे कि वो बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, जैसा कि एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता है कि इस तरह से ओपन होगा, बहुत बार कर चुके हैं। इसका सुप्रीमम भी हमें पता है, इसका इन्फीमम भी हमें पता है। ये हमें पता है कि बाउंडेड होती है, और पिछली क्लासेस में हम करके आए हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी है, क्योंकि इसकी लिमिट क्या होती है? 0। लिमिट क्या है? 0, क्योंकि 0 के आसपास की जो वैल्यूज है वो इनफाइनाइट वैल्यूज जो है वो उसके नेबरहुड में लाई कर रही होती है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, देख सकते हैं आप। इस तरह से चल रहा है, डिक्रीजिंग है ना, हमें पता है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है इसका, इस तरह से चलेगा। ठीक है, सो ये कन्वर्ज कर रही है, धीरे धीरे आगे जाकर ये क्या करेगी? 0 की तरफ टेंड करना शुरू कर देगी। ऑलराइट, नेक्स्ट कन्वर्स अगर हम देखें, एग्जाम्पल लें इसका, तो देखो यहाँ पे -1 1 -1 1 हमें पता है दिस सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। देखो यही बोलना चाह रहा है यहाँ पे, जो उसने पॉइंट दिया कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, अभी तो उसने दिखाया कि ये सीक्वेंस कैसी है? कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड सीक्वेंस है। अब इसके कन्वर्स पे आते हैं। अगर हमें कोई बाउंडेड सीक्वेंस मिलती है तो क्या वो कन्वर्ज करेगी? तो देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल -1 1 ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिसके बाद सारी की सारी वैल्यूज जो है वो -1 या 1 के नेबरहुड में लाए करें। कोई ऐसी लिमिट ही नहीं है, तो इसीलिए लिमिट डजंट एग्जिस्ट। तो बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो हर बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्ज ही करे। ठीक है, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस इज नेवर कन्वर्जेंट। और एक जो अनबाउंडेड सीक्वेंस होती है वो तो कभी भी कन्वर्ज करेगी ही नहीं, क्योंकि वो अनबाउंडेड है, उसके बाउंड्स ही नहीं है, तो वो कन्वर्ज नहीं करेगी। ओके, सो ये जो थ्योरम्स और रिजल्ट्स मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुके हैं, बस एक थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है। वैसे तो हम ये सारा कर चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन काइंड ऑफ हम पढ़ लेते हैं। अ बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। ये हम कर चुके हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस
तभी कन्वर्जेंट मानी जाएगी जब उसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट हो। अभी पीछे हम पढ़ के आए ना, पीछे हमने एग्जाम्पल देखा कि बाउंडेड सीक्वेंस तो थी जिसमें 1 और -1 लिमिट पॉइंट था, लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं थी। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी? जब उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि पीछे जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा 1 एंड -1 वाला, उसमें यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं था। देखिए, जिसमें हमने 1 और -1 जो हमारा था उसके अंदर यूनिक लिमिट नहीं थी। ये लिमिट पॉइंट्स कितने हैं? 2 है ना। यूनिक लिमिट पॉइंट होते तब हम बोल देते कि वो सीक्वेंस जो है वो क्या है? कन्वर्जेंट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 1 माइनस -1 रेज़ टू पावर n, इसको हमने ओपन किया तो हमें पता है, ये भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इसके 2 बाउंड्स है। देखो, एक 1/2 से शुरू हो रहा है, एक 2 से, ये 2 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये दोनों ही धीरे धीरे करके कन्वर्ज कर रही है किसकी तरफ? 1 की तरफ जा रही है। तो हमें पता है 1 के आसपास जब हम इंटरवल बनाएंगे या नेबरहुड बनाएंगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज जो है वो कॉमन आएंगी। तो ये हमारा ये लिमिट पॉइंट हो गया, और यही लिमिट पॉइंट है इस केस में, और कोई ऐसा हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ये कैसा लिमिट पॉइंट हो गया? यूनिक लिमिट पॉइंट हो गया। और ऑल्सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, बाउंडेड भी है, यूनिक लिमिट पॉइंट भी है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है कि जब हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस होती है और यूनिक लिमिट पॉइंट होता है तब हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट का। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। So a monotonic sequence is convergent if and only if it is bounded। ये रिजल्ट हम पीछे कर चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा इलेबोरेटली हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। a monotonic sequence एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है, उसको हम कन्वर्जेंट कब बोलेंगे? if and only if it is bounded। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो हम उसको मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोई बाउंडेड है तो उसको हम कन्वर्जेंट बोलेंगे, या फिर इसका उल्टा कि अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम उसको बाउंडेड बोलेंगे। ठीक है, अगर हम किसी इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें तो वो कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव एंड कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि सुप्रीमम पे जाके वो क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। कौन सी सीक्वेंस? इंक्रीजिंग सीक्वेंस को अगर हम कन्वर्जेंट बोल रहे हैं तो उसके साथ कंडीशन ये है कि वो बाउंडेड अबव होनी चाहिए, और फिर वो अपने कन्वर्ज करेगी सुप्रीमम को, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड को। ठीक है, अगला है कि अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है उसके साथ वो बाउंडेड है, अबव है, तो वो क्या मानी जाएगी? कन्वर्जेंट मानी जाएगी, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि बाउंडेड बिलो तो होगी ही होगी। अगर वो बाउंडेड अबव भी हो गई तो वो क्या मानी जाएगी? कन्वर्जेंट मानी जाएगी। तो इसीलिए उसका जो लिमिट होगी वो क्या होगी? सुप्रीमम ही होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करती हूँ तो उसको हम कन्वर्जेंट कब बोलेंगे? व्हेन इट इज बाउंडेड बिलो, जब वो बाउंडेड बिलो होगी एंड इट कन्वर्जेस टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि इनफीमम पे जाके कन्वर्ज करेगी। इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाउंडेड अबव होगी, उसके साथ अगर वो बाउंडेड बिलो भी हो गई तो हम क्या मानेंगे? कन्वर्जेंट। इसीलिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका मतलब है कि वो बाउंडेड अबव तो होगी ही होगी, और अगर वो बाउंडेड बिलो भी हो गई यानी उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो बाउंडेड है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोल देंगे? कन्वर्जेंट। ओके, और लिमिट क्या होगी उसकी? इनफीमम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। 1 माइनस -1 की पावर n अपॉन n, इस पे अब जब हमने लिमिट लगाई n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो -1 की पावर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 1। तो लिमिट हमारी क्या आ गई? 1। ऑलराइट, क्योंकि 1 अपॉन समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है? 0 होता है, तो इसीलिए ये तो 0 बन जाएगा और हमारी लिमिट आ जाएगी 1। नेक्स्ट जो है वो है 2n + 1 अपॉन n + 3। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर हम करेंगे तो एल हॉपिटल्स रूल लगाएंगे, ऊपर अलग डिफरेंशिएट, नीचे अलग डिफरेंशिएट। ऊपर डिफरेंशिएट किया तो क्या बचेगा? सिर्फ 2। नीचे करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ इसका हो जाएगा 1, क्योंकि सिर्फ 3 है तो 0 बच जाएगा, तो n हो गया हमारा 1। तो 2/1 तुम्हारी लिमिट हो गई 2/1, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, सो लिमिट हो गई हमारी 2/1। नेक्स्ट है 2n - 7 अपॉन 3n + 2, सेम वैसे ही होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2n - 7 अपॉन 3n + 2, एल हॉपिटल्स रूल लगाएंगे और यहाँ से हमारे पास लिमिट आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोलो या थ्योरम बोलो। इफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ an converges to the same limit then sequence an is convergent। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर वो कन्वर्ज कर रही है सेम लिमिट पे, अगर दोनों सीक्वेंसेस पेयर ऑफ सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही हैं एक ही लिमिट पे, तो हमारी जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट मानी जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 1/n ये हमारी मेन सीक्वेंस है, यहाँ पे हमने इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस बनाए। दिस इज
इवन वाली सीक्वेंस एंड दिस इज द ऑड वन, ठीक है। सो हम देख पा रहे हैं कि दोनों जो है पेयर ऑफ सीक्वेंसेस दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यानी इनकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यही वहां पे बोल रहा है अगर दे कन्वर्ज टू द सेम लिमिट देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो मेन जो हमारी सीक्वेंस होगी, ओरिजिनल सीक्वेंस जो होगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी एंड इट विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेगी जिसपे ये बाकी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही थी। बस कंडीशन ये है कि दोनों पेयर ऑफ सीक्वेंसेस एक ही लिमिट पे कन्वर्ज करनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे, यानी लिमिट उनकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तभी मेन जो है, मेन सीक्वेंस जो है तभी वो भी उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेगी। जैसे कि यहाँ पर है हमारी मेन सीक्वेंस हमें दिख रहा है 1 -1 इस तरह से। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंसेस हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। ये इवन वाली है, ये ऑड वाली है। ये दोनों अलग अलग लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, ये 1 को कर रही है, ये -1 को कर रही है। तो लिमिट इज नॉट सेम हियर, इसीलिए जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑलराइट, एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट्स एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर एक सीक्वेंस, मेन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है अगर, तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंसेस होंगी वो सभी क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी एंड दे विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, और सभी जो है वो सेम लिमिट पर ही कन्वर्ज करेंगी। तो ये उल्टा भी है और सीधा भी है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। आप इस तरह से कान पकड़ो या इस तरह से कान पकड़ो, दोनों जो है वो बातें सेम ही बोल रहा है। अब आ जाते हैं हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस की तरफ। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इफ इट्स लिमिट इज इनफाइनाइट। एक सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट कब बोलेंगे, जब उसकी लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट लिमिट होगी। कन्वर्जेंट हमने कब बोला था, जब उसकी फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। यहाँ पे हम डाइवर्जेंट कब बोल रहे हैं, जब उसकी लिमिट ही क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो अभी समझ में आया कि कन्वर्जेंट के केस में हम फाइनाइट वैल्यू क्यों ले रहे थे, ठीक है। सो लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस इफ इट इज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तब हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो अ सीक्वेंस इज सेड टू डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। अब वो कब डाइवर्ज करेगी टू प्लस इन्फिनिटी, ये कुछ कंडीशन है जो हमें पता होनी चाहिए। इफ फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर k देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an जो उसकी टर्म्स हैं सीक्वेंस की, इट इज ग्रेटर देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हमने, ये हमारा एग्जांपल है n स्क्वायर, हमें पता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है तो अप टू इन्फिनिटी, यानी ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी, और ये डाइवर्ज करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे इसका ग्राफ भी देख पा रहे हो, है ना, ये इस तरह से जा रहा है और ये डाइवर्ज करेगा आगे जाके। तो अगर इसी एग्जाम्पल में मैं कहना चाहूँ कि प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने का क्या डेफिनेशन, जो ऊपर उसने बताई उसका क्या मीनिंग है वो देखिए। लेट k इज इक्वल्स टू 100, एक हम पॉइंट मान लेते हैं k 100, ठीक है। अब k 100 कौन सी टर्म पे आ रहा है, हमें पता है 10th टर्म जो है, यानी जो 10 का स्क्वायर बनेगा उस पे हमारे पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब हम देखें अगर 11th टर्म ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन k। इस k से वो सारी वैल्यूज क्या होती जा रही है, बड़ी बड़ी आती जा रही है। तो यही इस कंडीशन को दर्शाता है कि जो टर्म्स है वो ग्रेटर देन होती जा रही है k से। k क्या है, हमने एक पॉइंट सेट कर दिया 100 सपोज कीजिए, तो 100 हमें पता है कौन से टर्म पे आ रहा है, 10 के स्क्वायर पे, 10th टर्म पे आ रहा है। 11th टर्म और उससे आगे आने वाली जितनी भी वैल्यूज है वो सब k से बड़ी आती जा रही है, बड़ी आती जा रही है। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इट विल डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। यही चीज माइनस इन्फिनिटी के लिए भी है कि एक सीक्वेंस हमने ली उसको हम डाइवर्ज बोलेंगे टू माइनस इन्फिनिटी इफ फॉर ईच नेगेटिव रियल नंबर k देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an इज लेस देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अगेन लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। माइनस n स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, अब हमें पता है कि ये उस वाली माइनस इन्फिनिटी की डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये प्लस में जा रहा है, वो माइनस में जाएगा। सो इट विल कन्वर्ज टू माइनस, और इट विल डाइवर्ज टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। सो क्या एग्जांपल है, हमने एग्जांपल लिया -100, तो हमें पता है हमारी 10th टर्म है -10 का स्क्वायर जो कि आएगा k के इक्वल। तो 11th टर्म एंड ऑनवर्ड उसकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब छोटी आती जाएंगी -100 से, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो उससे बड़ी होगी। सो हमें पता चल गया यहाँ से दैट इट विल डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज द कंडीशन दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। अनबाउंडेड सीक्वेंस में और मे नॉट डाइवर्ज। अनबाउंडेड सीक्वेंसेस जो होती हैं वो डाइवर्ज कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, इसका कोई कंफर्म्ड रूल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस। If a sequence neither converges to a finite number nor diverges to plus infinity or minus infinity, then it is called an oscillatory sequence. कब बोलेंगे हम किसी सीक्वेंस को ऑसिलेटरी, ना तो वो कन्वर्ज कर रही है ना वो डाइवर्ज कर रही है, यानी वो बीच में कहीं पे झूल रही है पेंडुलम की तरह, ठीक है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है -1 raised to power n। -1 raised to power n से हम क्या समझे कि ये कैसे ओपन होगा, -1 1 -1 1 इस तरह से ओपन होगा ना। हमें दिख रहा है सीक्वेंस इज ऑसिलेटिंग बिटवीन 1 एंड -1, 1 और -1 के बीच में ही ये ऑसिलेट करी जा रही है, ना तो ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है ना ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है। तो इसीलिए हम बोलेंगे दैट दिस सीक्वेंस इज
ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब क्योंकि ये सीक्वेंस बाउंडेड है ना, -1 और 1 के बीच में ही चली जा रही है, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। देखिए मैं आपको इसको एक डायग्राम थ्रू बताती हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। हाउ इज इट ऑसिलेटिंग फाइनाइटली? क्योंकि हमें देख पा रहे हैं कि ये -1 फिर 1, -1 फिर 1, ये इस तरह से चलती जा रही है, है ना। तो दिस इज अ बाउंडेड ऑसिलेटरी सीक्वेंस, क्योंकि ये बाउंडेड है, सिर्फ ऐसे ऐसे चल रही है। और यहाँ पे अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, -1 की पावर n इंटू n, इसको ओपन करूं तो देखो ये आगे तक इनफाइनाइटली फ्लक्चुएट कर रही है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, तो फ्लक्चुएट कर रही है, तो इसीलिए हम इसे ऑसिलेटरी सीक्वेंस तो बोलेंगे। अब ये हमें पता है कि अनबाउंडेड है, क्योंकि इसका कोई बाउंड नहीं है कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है ना, तो इसीलिए इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझिए। देखो ये वाला एग्जाम्पल ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली का, यही सेम ओपन किया। अब सबसे पहले -1, फिर देखो कहाँ जा रही है, 2 पे जा रही है, तो ये 2 पॉइंट पे आ गई। फिर कहाँ जा रही है, नीचे -3 की तरफ, फिर 4, फिर -5, फिर 6, इस तरह से ये आगे आगे चलती जा रही है। तो चलती जा रही है, तो इसीलिए माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन इनफाइनाइटली, क्योंकि इसका कोई बाउंड नहीं है, इट्स अनबाउंडेड। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। A bounded sequence which does not converge is said to oscillate finitely. एक bounded sequence जो कि converge नहीं कर रही, तो उसको हम बोलेंगे कि वो oscillate कर रही है, लेकिन finitely। और unbounded sequence है जो diverge नहीं कर रही, तो उसको हम बोलेंगे oscillate infinite। ठीक है। null sequence क्या होती है? जब लिमिट किसी सीक्वेंस की 0 आ जाए, तब हम बोलते हैं that it is a null sequence। इसका यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। 1/n क्लासिक एग्जाम्पल है, 1/n स्क्वायर भी 0 पे कन्वर्ज करेगा, एंड 1/2n भी। आप यहाँ पे इन्फिनिटी डाल के देख लो, 1/infinity, 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 0 0 0, तीनों का आंसर क्या आ जाएगा? 0। सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, जो था कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। एक छोटा सा लेक्चर और रह गया है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे सीरीज की तरफ। सो ओके, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।